नमस्कार मित्रों, आजादी के पर्व की पूर्व संध्या पर मैं आभा मेहता आज आप सबके साथ जुड़ रही हूँ वैशाली गाजियाबाद से। कवि के साथ कॉफी, डॉक्टर सत्या होप टॉक्स, मीट B5 और अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज है बुधवार और आज है कार्यक्रम मेरी पहचान के अंतर्गत मेरी साप्ताहिक श्रृंखला आभा मंडल के रंग नित नूतन प्रसंग। तो जब देश में व्याप्त हो रहा है आजादी के पर्व का रंग, तो ऐसे में कोई भी और रंग लेकर मैं क्यों उपस्थित होना चाहूंगी अपने कार्यक्रम के अंदर। तो आज मैं आजादी के विभिन्न रंगों में से एक रंग को लेकर अपने पटल पर उपस्थित हुई हूं और वो रंग है कविताओं का रंग, वो रंग है साहित्य का रंग। आज का विषय जो मैंने चयनित किया है अपने वाचन के लिए, वो विषय है आजादी में साहित्यकारों की भूमिका। आजादी का जंग, आजादी के संघर्ष में साहित्यकारों की, पत्रकारों की बहुत अहम भूमिका रही। हमारे क्रांतिकारी, हमारे शहीद, हमारे नेता, हमारे वीर और आम जनमानस की बहुत अहम भूमिका रही, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये आजादी यूं ही हमें प्राप्त नहीं हुई, इसके लिए बहुत रक्त बहाया गया, इसके लिए बहुत त्रासदी सहनी पड़ी, इसके लिए विभाजन का कष्ट भी उठाना पड़ा, किंतु फिर हम आजाद हिंद में, आजाद भारत में लहरा सके अपना तिरंगा लाल किले की प्राचीर से और कह सके कि एज द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया अवेक्स टू फ्रीडम। और ये बात कही थी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब उन्होंने फहराया था देश का पहला तिरंगा आसमान, लाल किले की प्राचीर से आसमान से बाता करता हुआ वो तिरंगा बना था इस देश का प्रथम स्वतंत्रता दिवस का तिरंगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे आजादी के संघर्ष में साहित्यकारों की भूमिका पर। ये तो आप सभी जानते हैं कि आजादी के लिए मर मिटने का जज्बा लेकर जब तक क्रांतिकारी नहीं आए तब तक शायद आजादी की लड़ाई आगे नहीं बढ़ी। किंतु एक बात जो हम सब साहित्यकार जानते हैं वो ये है कि स्वतंत्रता शब्द में निहित होती है एक चेतना, एक इच्छा जो ये कहती है कि मुझे किसी और के शासन के अंतर्गत काम नहीं करना है। और जब हम परतंत्र हो, जब हमारा शासन भी अपना शासन ना हो, मतलब देश का अपने सरकार का शासन ना हो, किसी और देश की सरकार हम पे राज्य कर रही हो, हम पर शासन कर रही हो, तो उस वक्त जो एक मृत चेतना हो जाती है, कष्ट सह कर, दुख सह कर, उसको जगाने का काम, उसको ललकारने का काम केवल एक साहित्यकार ही कर सकता है। यही कारण है कि साहित्यकारों ने बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई देश के स्वतंत्रता संग्राम में। ये माना जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए खून बहाना आवश्यक है, शहादत देनी आवश्यक है। ये माना जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम त्याग के बिना प्राप्त नहीं होती। स्वतंत्रता संग्राम में हमें त्याग की आवश्यकता थी। अहिंसा, चरखा, जेल भरो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा और बम फेंको और गरम दल नरम दल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये सब जो नारे थे, ये जो सब कुछ हुआ हमारी आजादी के संग्राम में, हमारी स्वतंत्रता के युद्ध में, स्वतंत्रता के संग्राम में, ये सब होना आवश्यक था। जब तक स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी नहीं था, जब तक स्वतंत्रता के लिए नेतृत्व नहीं था, तब तक हमारे स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर नहीं पकड़ा। लेकिन सबसे अधिक आवश्यकता इस देश को पड़ी थी जब जनमानस में एक चेतना का प्रसार करना था। चेतना का प्रसार करने के लिए पैदा हुए थे इस देश के साहित्यकार। चेतना का प्रसार करने के लिए जनमानस में हमारे बहुत सारे पत्रकार आगे आए थे। यहाँ तक कि हमारे अपने नेता, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो स्वयं महात्मा गांधी हो, चाहे वो स्वयं वल्लभ भाई पटेल हो, सबने अपने समय में पत्रकारिता के माध्यम से, अखबारों में लेख के माध्यम से इस चेतना का प्रसार संचार किया। तभी जब जनमानस जुड़ा, जनमानस सिर्फ आंदोलनों की वजह से या नमक आंदोलन की वजह से या दांडी यात्रा की वजह से या भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से या अहिंसा की वजह से या हिंसा तुम मुझे खून दो की वजह से नहीं जुड़ा। उनमें वो जोश की जो प्रसार था वो किया था कुछ नारों ने। वंदे मातरम का नारा था और आजादी के कितने ही नारे थे, जय भारत, अंग्रेजों तुमको भारत छोड़ के जाना होगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये सब नारे जो थे, इन्होंने जोश का प्रसार किया।
और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब हम साहित्य यात्रा में भारत की स्वतंत्रता यात्रा के साथ भारत की साहित्य यात्रा के बिंदु को लेकर चले तो बहुत सारे ऐसे नाम और बहुत सारी ऐसी रचनाएं आती हैं जो आज भी उसी जोश का प्रसार करती हैं हम सबके रक्त के भीतर। तो चलिए आज मैं बात करूंगी कवि निराला की उस पंक्ति से जो आज भी हर कवि गोष्ठी की और हर साहित्य जो साहित्यकार है उसके लिए एक आवश्यक प्रार्थना मंत्र बन चुकी है। उन्होंने जब सरस्वती माता की वंदना लिखी थी तो उस वंदना में भी नव भारत के लिए उन्होंने अपने उद्गार लिखे थे। उन्होंने कहा था निराला की कविता में सीधा वरदे वीणा वादिनी वरदे, उन्होंने सीधा देवी से ही कहा था नव नभ वे नव विहग वृंद को, नव नभ में नए नभ में नव नभ में नव विहग वृंद को, नव पर नव पंख नव पर नव स्वर दे वीणा वादिनी वरदे। उन्होंने वीणा वादिनी से यही कहा था कि अब जो साहित्यकार आगे बढ़कर इस देश के नए आसमान में कुछ लिखना चाह रहे हैं उन्हें आशीष दीजिए। स्वाधीन व्यक्ति जो होता है उसके अंदर जो चेतना जागृत होती है उसका काम साहित्यकार कर सकता है। वो भाव पड़ता है, वो कोमल होता है, उसकी लेखनी में वो जादू होता है कि वो उत्साह का प्रसार शीघ्रता से कर सकता है। यदि हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को देखें तो प्रथम संघर्ष में जब हम बात करें, जो पहला संघर्ष हुआ था हमारा सन 1857 का वो पहला संघर्ष जिसे ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह का नाम दे दिया था, पर देखा जाए तो मंगल पांडे हो या झांसी की रानी हो या वो सब लोगों ने मिलकर जो पहला 1857 का संघर्ष किया था उस युग को साहित्य की भाषा में हम भारतेंदु युग कहते हैं। भारतेंदु आप जानते हैं नाट्य सम्राट कहलाते हैं। वो नाटक लिखा करते थे। तब उन्होंने नाटक में भारत की दुर्दशा का वर्णन करते हुए एक बार कहा था रोवहु सब मिलके भाई, रोवहु सब मिलकर आई, भारत दुर्दशा देखी ना जाए। रोवहु सब मिलके भारत आवहु भाई, भारत दुर्दशा देखत ना जाए। सब मिलकर जब भारत आओगे तो भारत की दुर्दशा देख नहीं पाओगे। ये नाटक का मंचन किया था उन्होंने, जिसके बाद उन पर प्रतिबंध भी लगाया गया, उन पे कोड़ों की बरसात भी हुई, लेकिन भारतेंदु नाट्य सम्राट थे। उन्होंने ये जो प्रसार था चेतना का, एक जो चिंगारी उन्होंने अपने मन में लगा दी थी और जिसके माध्यम से जब जनमानस बैठता था तो उसके मन में भी वो एक शिथिल चेतना थी, तो जिसने अपने परिस्थिति को स्वीकार कर लिया था कि ब्रिटिश सरकार से लड़ाई लेना हमारे बस का रोग नहीं है। इस चेतना को जगाना ही स्वतंत्रता के बीज को बोने जैसा था। ये काम किया था भारतेंदु, जो साहित्यकार भारतेंदु जी हुए नाट्य सम्राट, उन्होंने किया था। ये भारतेंदु जी वही साहित्यकार है जिन्होंने हिंदी की भाषा, हमारी हिंदी भाषा के लिए कहा था कि उन्होंने निज भाषा को जो हमारी हिंदी भाषा थी उन्हें स्वतंत्रता के लिए भी अनिवार्य माना था और कहा था बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं का असूल। आपके दिल में जो दर्द है वो निज भाषा के ज्ञान के बिना मिट ही नहीं सकता है। निज भाषा को वो उन्नति के लिए अनिवार्य मानते थे, मूल माना करते थे। स्वाधीनता के इस अध्याय में समाज के प्रत्येक वर्ग ने अपने ढंग से किसी न किसी प्रकार से योगदान देने का प्रयास किया। एक महायज्ञ था ये, जिसमें सभी की संविदा, सभी की आहुतियां चल रही थी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कविताओं ने तो मानो जन मानस में ऐसा प्रभाव डाला कि जो प्रभात फेरी की परिपाटी थी उसमें उन्होंने एक नई जान फूंक दी थी जब उन्होंने वो पंक्तियां कही थी जिसमें वो कहते हैं कि जिसको ना निज गौरव गाथा तथा निज देश का अभिमान है, जिसको ना निज गौरव गाथा ना निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा मृतक समान है। वो नर नहीं पशु निरा मृतक समान है। वो उसे इंसान ही नहीं पशु मानते हैं और वो भी मरा हुआ पशु मानते हैं। उन्होंने ही ये पंक्ति कही थी कि हम क्या थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिल बैठकर समस्याएं ये सुलझाएं सभी। उन्होंने तब देख ली थी इस भारत का हाल जब हमारे देश में हम मंत्रणा कर रहे थे कि इस संघर्ष में गर्म दल की राजनीति से जीता जाएगा या नर्म दल की राजनीति से जीता जाएगा। वो अहिंसा हमें राजनीति दिलाएगी, हमें स्वतंत्रता दिलाएगी, या क्रांति हमें स्वतंत्रता दिलाएगी।
तब से ये भाव उन्होंने उजागर करने स्पष्ट कर दिए थे। आप सभी जानते हैं भारत की स्वर कोकिला कही जाने वाली सरोजिनी नायडू जी की, जो अंग्रेजी में भी लिखती थी और हिंदी में भी लिखा करती थी। उन्होंने इतने सुंदर गीत लिखे, उन्होंने इतनी सुंदर आह्वान करने वाली कविताएं लिखी, अंग्रेजी में लिखी, जो सीधी ब्रिटिश सरकार की नजरों में पड़ी और उसका जो प्रकोप था, उसके उनके गुस्से का वो सहना पड़ा था सरोजिनी नायडू जी को। लेकिन उन्होंने एक पूरी पीढ़ी का नेतृत्व किया, उन्होंने एक पूरी नेता जो हमारे क्रांतिकारी के क्रांति के अग्रणी नेता थे, उस पूरे समुदाय को उन्होंने जोड़ के रखा, संयोजित रखा और अपनी कविताओं के माध्यम से उनमें जोश का प्रसार वे करती रही। हम अब अगर अपनी पीढ़ी की बात करें तो सोहनलाल द्विवेदी जी की वो कविताएं, जिनका अंश जिसमें वो कहते हैं कि हो जहां बलि शीश अगणित, हो जहां बलि शीश अगणित, एक सिर मेरा और मिला लो, एक सिर मेरा और मिला लो। ये वो नारे हैं जो हम सब ने स्कूल में 26 जनवरी को, 15 अगस्त को बोले और गाए हुए हैं, जब हम परेड के लिए जाते थे, जब हम गीतों के लिए जाते थे, जब हम प्रभात फेरी निकालते थे। ये हर बार ये सिखाया जाता था, हर बार ये बताया जाता था कि क्रांति में कोई भी शीश कम नहीं होता। क्रांति कितने शीश मांगेगी, स्वतंत्रता की देवी के आगे हमें कितने शीश समर्पित करने पड़ेंगे, ये कोई नहीं जानता था उस समय। तो इसीलिए उन्होंने इस प्रसार का, उस भाव का ये गीत लिखा जो कहता है, हो जहां बलि शीश अगणित, एक सिर मेरा और मिला लो। या फिर अगर आपको याद हो गया प्रसाद शुक्ल जी की वो कविता, जो आज भी यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें एक जोश, उसमें एक भाव है जो जनमानस में जागृति का प्रसार करता है, जो जनमानस को तैयार करता है इस चेतना के लिए कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसने जनमानस को ये बताया कि आज आपकी सरकार यदि भारतीय सरकार हो जाए तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। ये गया प्रसाद शुक्ल जी की कविता थी, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रेम क्या होता है। उन्होंने लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम को जैसे पत्थर पर अंकित करके रखा हो। सुनिए उनकी पंक्तियां, जिसमें वो कहते हैं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश शब्द आप जानते हैं हमारे देश के आंदोलन में कितना महत्वपूर्ण था। हमारे देश का संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन स्वदेशी की जो भाव है उस पे आधारित था, स्वदेशी का जो गर्व है उस पे आधारित था। उसके लिए उन्होंने ये लिखा, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और देखा जाए तो ये सच बात है। आज भी यदि हम अपने देश को प्यार करना भूल जाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम एकदम पत्थर प्रवृत्ति, पशु प्रवृत्ति हो जाएंगे, इंसान रहेंगे ही नहीं यदि हम अपने देश के प्रति प्रेम ना करें, और यदि करते हैं तो उसे दिखाएं नहीं। ये वही प्रेम है जो प्रदर्शन चाहता है, ये वही प्रेम है जो प्रसार और प्रचार दोनों चाहता है, ये वही प्रेम है जो प्रोत्साहन भी चाहता है। शहादत के लिए कई बार सैनिक को केवल शब्द चाहिए होते हैं, तीर और भाले और बंदूक और बम और गोली तो अपनी छाती पर ले सकता है, झेल सकता है, लेकिन वो जो शब्द है जो उसके हृदय को छूते हैं वो केवल साहित्यकारों से दे सकता है। हर बूंद जो रक्त की सीमा पर गिरती है उससे पहले एक साहित्यकार एक शहीद के भाव को, मन मस्तिष्क को तैयार करता है अपनी रचनाओं से। इसलिए आवश्यक है कि साहित्यकारों की भूमिका इस स्वतंत्रता संग्राम में गौण न समझी जाए। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन, जिन्होंने कवियों को ये बताया था कि वीर रस की कविता लिखने का समय अब और आज है, अपनी कलम को वो धार देने का समय अब और आज है, जब देश एक स्वतंत्रता आंदोलन के बीच में उलझ कर रह रहा था। बार बार हमें हार मिलती थी, बार बार हमें प्रताड़ना मिलती थी, लेकिन हर हार के बाद जब पस्त हो जाते थे हौसले, जब दोबारा उठ के खड़ा होना होता था, तब साहित्यकार की वो आवाज चाहिए होती थी जो विपरीत परिस्थिति में भी प्रेरणा का कारण बन सकती थी। तो मुझे याद आती हैं कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये पंक्तियां, जिसमें वो कहते थे, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर उधर से आए तो दूसरी हिलोर इधर उठ जाए।
एक हिलोर उधर से आए तो दूजी हिलोर इधर उठ जाए। शायद तभी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के लेखन ने भी हुंकार भरी थी और तब वो कह उठी थी कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आप हर कवि जब आह्वान करता है तो दूसरा कवि हुंकार भरता है। फिर जन्म लेती है एक ऐसी कविता जो विपरीत परिस्थिति में भी ऑक्सीजन का काम करके हमारे सैनिकों को, हमारे जनमानस को, हमारे नेताओं को एक बार फिर प्रयास करने के लिए खड़ा कर देती थी। कहते हैं स्वतंत्रता के संग्राम में हमें ज्यादा बार हार मिली और कम बार सफलता मिली, लेकिन जो सफलता मिली फिर वो चिरस्थायी थी। इसलिए हार के आगे जीत होनी निश्चित होती है, लेकिन वो कौन सी हार है जिसकी अगली सीढ़ी जीत होगी ये कोई नहीं जानता। और स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसा ही आंदोलन था जिसमें हर बार हमने हार खाई, लेकिन जब जीते तो ऐसे जीते कि आज 78 बरस के बाद भी हमारा तिरंगा आजाद हवाओं में लाल किले की प्राचीर पे ये घोषणा करता है हर 15 अगस्त को कि हम आजाद हैं। तो चलिए, गुलाम व्यक्ति जब अपने विषय में सोचता है तो उसको लगता ही नहीं कि उसे सपने देखने का अधिकार है। वो सबसे पहले अपने सपनों का त्याग कर देता है, सपनाओं का बलिदान दे देता है। इसी मर्म में जब स्वाधीनता की बात हो रही होती है तो वीर सैनिक के साथ जनता की भी परिस्थिति पराधीन भाव लिए हुए होती है। सैनिकों की भूमिका पर और जनमानस की भूमिका पर बहुत अच्छे शब्द हमारे साहित्य में लिखे गए हैं, लेकिन जब तक सैनिक सीमा पर शहीद नहीं हो रहा था, जब तक सैनिक ने पंगा लोहा नहीं लिया था, तब तक हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक ज्वार नहीं आया था। ऐसी स्थिति में जनमानस को यह समझाना कि ये जो वीर शहीद हो रहे हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो खुदीराम बोस हो, कोई भी हो, उनके लिए मन में आदर भाव, उन्होंने जो किया वैसा और बालक कर सकें, इस वीर प्रसूता धरती से और शहीद निकल सकें, क्योंकि उस वक्त भारत माँ को उनके रक्त की आवश्यकता थी। उसके लिए जो उन्होंने जो साहित्य संचार किया, जो जोश का संचार किया, माखनलाल चतुर्वेदी जी की वो पंक्तियां आप सभी को याद होंगी, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। उस वक्त जो देश का युवा था वो प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ सकता था। उनको समझाया उन्होंने इस पंक्ति से, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना तुम माली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। उन्होंने एक पंक्ति में, इस एक बंद में वीरों को यह समझा दिया, युवा वर्ग को यह समझा दिया कि प्रेम पहले भारत माँ से करना आवश्यक है, बाद में आएंगी वो सब वीरांगनाएं, वो सब प्रेमिकाएं जो तुम्हारे जीवन में होंगी। कहते हैं ना कि पराधीन को तो प्रेम करने का भी अधिकार नहीं होता। ये भाव कि तुम्हारे जीवन से इस वक्त तुम्हारी भारत माता को तुम्हारे जीवन की आवश्यकता है, ये प्रसार करती हैं ये पंक्तियां। लेकिन एक वीर जब शहीद हो जाता है और जनमानस उसका सम्मान नहीं कर पाता, तो उस जनमानस को उन्होंने सिखाया था कि उस वीर का सम्मान करना हमारा नैतिक जिम्मेदारी बन जाया करती है। इस एक पंक्ति में कितने सुंदर भाव है। ये कहने को तो पुष्प की अभिलाषा है, पर माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये पंक्तियां उस वक्त युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक पद हो गया था। ये एक मार्गदर्शक यात्रा हो गई थी, जिसके आधार पर उन्होंने ये निर्णय लेने शुरू कर दिए थे कि देश उनके व्यक्तिगत जीवन से पहले आता है। जब हम साहित्यकारों की बात करते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं, तो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जिक्र आना बनता ही है। मैंने मुंशी प्रेमचंद जी के बहुत उपन्यास पढ़े हैं, लेकिन ये 2 उपन्यास हैं जो मैं पढ़ नहीं पाई क्योंकि इनका प्रकाशन बीच में बंद हो गया था। एक उपन्यास है रंगमंच और दूसरा उपन्यास था कर्मभूमि। ये दोनों ही उपन्यास ऐसे हैं जिसमें रंगमंच के माध्यम से, बिंब के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा की गए कुकृत्य उजागर किए, और कर्मभूमि में उन्होंने वो प्रस्तुत की स्त्री की दुर्दशा, गांवों का हाल। एक भारत के परतंत्रता के अधीन भारत जब था, तो भारतीय दुर्दशा की स्थिति कितनी भयावह है और कितनी दयनीय है,
ये उन्होंने अपनी कर्मभूमि में प्रस्तुत किया, अपने उपन्यास कर्मभूमि में। जो उनका उपन्यास कर्मभूमि है वो राजनीतिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया था, और उसका जो उनका जो इस उपन्यास का जो हीरो था, या उस उपन्यास का जो मुख्य कलाकार था, वो प्रभावित है देश के नमक आंदोलन से और जेल भरो आंदोलन से। उस पर लिखा गया है ये उपन्यास। उसी में लेके आए हैं वो स्त्री की दयनीय दिशा, उसी में लेके आए हैं वो एक क्रांतिकारी के या एक आंदोलनकारी का जो पथ वो चुन लेता है, उसके बाद क्या होता है। इसीलिए उन्होंने दिया अपने उपन्यास को नाम कर्म भूमि। इस उपन्यास के बाद और ऐसे कई लेख उन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं में लिखे, विभिन्न समाचार पत्रों में लिखे। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के रचनाओं पर प्रतिबंध लगे और उन्हें जेल में भी डाला गया। इतनी महत्वपूर्ण होती है भूमिका एक साहित्यकार की। यदि हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो एक गीत जो स्वतः ही जहन में भी आता है, मन मस्तिष्क पर भी आता है, वो गीत है वंदे मातरम। आनंद मठ में ये गीत पहली बार गाया गया और इसे लिखने वाले थे बंकिम चंद्र बोस जी। आप सभी जानते हैं, इनको भुला पाना असंभव है, क्योंकि ये गीत वो गीत बना जिसे शायद कभी ना कभी ये कहा जाता था कि ये गीत हमारे देश का राष्ट्रगान बन सकता है। राष्ट्रगान वो बना नहीं, किंतु उस वक्त वो हर क्रांतिकारी का एक मार्गदर्शक गीत था, वो हर क्रांतिकारी का विजय नाद था, वो हर क्रांतिकारी का दूसरे क्रांतिकारी से बात करने का संपर्क गीत था। वंदे मातरम हमारी आन बान शान थी, वही हमारा सलाम था, वही हमारा नमस्कार था। इस गीत ने हमें जोड़ रखा था, जनमानस को जोड़ रखा था, क्रांतिकारियों को, आंदोलनकारियों को, विभिन्न विचारधाराओं को, गर्म दल, नर्म दल, बम फेंकना है, चरखा चलाना है, इन सब को जोड़ा था एक गीत ने, और वो गीत था वंदे मातरम। साहित्य के कलम की जो राष्ट्रकवि जो हैं हमारे देश के, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त हो, चाहे वो बाद में दिनकर जी रहे हो, इन सभी ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी स्वतंत्रता आंदोलन में। और उसके बाद जब भारत आजाद हो गया और नया नया भारत आजाद हुआ था, अभी अपने पंख फड़फड़ाना सीख रहा था, उस समय भी इन साहित्यकारों ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो साहित्य के जो कलम के जो धनी साहित्यकार थे, उनमें जो कवि थे, नीरज जी थे, गोपाल दास नीरज जी थे, वो क्रांति लाने का काम कर रहे थे इस देश में। नीरज जी की ये जो पंक्तियां हैं कि मैं विद्रोही हूँ, विद्रोह करने आया हूँ, मैं विद्रोही हूँ, विद्रोह करने आया हूँ, क्रांति का सरल सुनहरा राग सुनाने आया हूँ। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि हम बहिष्कार करते हैं ब्रिटिश सरकार का, और ब्रिटिश सरकार द्वारा लिए गए उन कदमों का जो क्रांतिकारियों को क्रांति नहीं करने देते। अहिंसा एक तरह का आंदोलन था, एक तरह का प्रदर्शन था, और एक तरह की विचारधारा थी। मैं नहीं कहती कि उसकी कम महत्ता रही है हमारे आंदोलन में, उसकी बहुत महत्ता रही, क्योंकि कम से कम अहिंसा ने जनमानस को एक करने का साहस किया। लेकिन फिर भी जब बात आई बहिष्कार की, जब बात आई क्रांति की, जब बात आई बम उठाने की, तो ऐसे ही जोशीले जो जज्बात थे वो व्यक्त करने की बात आई जो नीरज जी ने किए। उन्होंने बिना किसी शर्म के, बिना किसी लिहाज के ये अनाउंस कर दिया, ये घोषणा कर दी कि मैं विद्रोही हूँ और विद्रोही करने आया हूँ। एक साहित्यकार जब ये कहता है कि वो विद्रोही है, तो विद्रोह का बिंब लेके वो सभी आंदोलनकारियों के लिए और सभी उन कदमों की बात कर रहा है जिसका बहिष्कार कर रही थी भारतीय जनता के नेता, हमारे क्रांतिकारी, हमारे शहीद और हमारे वो नेता जो भारत को स्वतंत्र देखने की मुहिम में लगे हुए थे। नीरज जी की यही पंक्तियां कुछ और भी हैं जिनमें उन्होंने कही है ये बात कि आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, आजादी की देवी, देवी कहते थे आजादी को, आजादी की देवी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारी शीशों के फूलों की माला से गूंथी जाएगी। वो सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों की माला से गूंथी जाएगी। शीश मतलब सर, मतलब फाल, मतलब ना, सर कटेंगे, उनसे माला बनेगी, एक मुंडमाल बनेगी, तब जाके आजादी की देवी को वो अर्पित की जाएगी। ये भाव है नीरज जी की इस कविता के। ये जो साहित्य का सफर है, इसमें बहुत सारे जो साहित्यकार हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, सभी ने अपने अपने तरीके से ये कविताएं कही हैं, और मैं सबके साथ न्याय नहीं कर सकती क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी मैं स्वयं भी नहीं हूँ और इतनी योग्यता भी नहीं रखती।
लेकिन ये सारी कविताएं ऐसी हैं जो बचपन में भी हमने पढ़ी, जो आज भी जोश का प्रसार करती हैं, किसी ना किसी तरीके से जो हमें ये बात बताती हैं कि ये सच है कि युद्ध के मैदान में, मैदान जंग में और सीमाओं पर और शहरों में एक जनमानस का आंदोलन था स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन एक जनमानस को सिर्फ एक नेता या कुछ नेता आगे लेकर नहीं चल सकते हैं। बहुत बड़ा जो लक्ष्य था हमारा आजादी प्राप्त करना, वो स्वयं में बहुत बड़ा लक्ष्य था, लेकिन जनमानस को बांध कर चलने का काम करती है प्रेरणा, और वो प्रेरणा शब्दों में ढलती है साहित्यकार की कलम से। ये काम आज के भी कुछ युवा साहित्यकार, युवा कवि करते आ रहे हैं। मुझे पंक्तियां याद आती हैं कुमार विश्वास साहब की, जो कहते हैं, दौलत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला। दौलत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्माए वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। उन्होंने धर्म से ऊपर उठकर ये पंक्तियां लिखी हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि मुझे जन्नत भी नहीं चाहिए, लेकिन जब वतन पे मरने की बात आए तो मेरे होठों पे गंगा होनी चाहिए, मेरे हाथों में तिरंगा होना चाहिए। आशुतोष राणा एक और युवा कवि हैं, बहुत सुंदर कविताएं लिखते हैं। उनकी भी एक कविता है बहुत सुंदर, उसकी कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ। सोए सिंह जगो भारत के, सोए सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही, रन की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहले शीश चढ़ाने वाले माँ के पुत्र वीर तुम जागो, पहले शीश चढ़ाने वाले माँ के पुत्र वीर तुम जागो, रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाले राम तुम जागो, कौरव एक शेष न होगा, कहने वाला शाम जागेगा, देशभक्ति का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना, वह प्रताप सिंह जो हल्दी घाटी का राणा जागेगा। सोए सिंह जागो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही, रण की भेरी भज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, उठो मोह निद्रा त्यागो। ये सब आशुतोष राणा जी की कविताएं, कुमार विश्वास की कविताएं, और बहुत सारे हमारे अपने पटल पर वीर रस का उद्घोष करने वाले बहुत सारे साहित्यकार हैं। कुल मिलाकर आज मैं केवल इतना समझाने और बोलने की कोशिश कर रही हूं कि हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत बलिदान दिए गए, बहुत नेताओं ने काम किया, बहुत अलग तरह की विचारधाराएं चली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महात्मा गांधी ने कहा कि चरखे और स्वदेशी आंदोलन से आजादी मिल सकती है। वल्लभ भाई पटेल ने कहा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लोकमान्य गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन साहित्यकारों की भूमिका इसमें गौण नहीं रही। इसीलिए आज फिर से मैं अपनी लेखनी से साहित्यकार की जिम्मेदारी समझाने के लिए कुछ कविताएं, कुछ पंक्तियां लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूं, क्योंकि मैं स्वयं एक बहुत अदनासी साहित्यकार हूं। आप सबके समक्ष मेरी योग्यता बहुत ही न्यून और गौण है, किंतु फिर भी इतनी बात मैं भी समझती हूं कि कोई भी युग रहे, कोई भी समा रहे, मौसम कोई भी रहे इस देश का, लेकिन साहित्यकार की केवल एक भूमिका होती है कि उसे जनमानस में उस चेतना का प्रसार करना होता है जो देश के लिए और देशवासियों के लिए उत्तम और लाभकारी हो। उसी संदर्भ में मैं कहती हूँ, अपनी लेखनी से और अपनी वाणी देती हूँ उन शब्दों को, सुनिएगा। साहित्य जगत के मित्रों हमको, साहित्य जगत के मित्रों हमको, भारत के नवनिर्माण की अलौकिक ज्योति जगानी होगी। साहित्य जगत के मित्रों हमको, भारत के नवनिर्माण की अलौकिक ज्योति जगानी होगी। शब्दों के स्वर लहरी की तान अलग बनानी होगी, शब्दों की स्वर लहरी की तान अलग बनानी होगी। सुप्त पड़े इस मनोभाव में उथल पुथल भी मचानी होगी, सुप्त पड़े इस मनोभाव में उथल पुथल भी मचानी होगी। राष्ट्र चिंतन का नव उद्गम है, राष्ट्र चिंतन का नव उद्गम है, भागीरथी एक बहानी होगी। साहित्य जगत के मित्रों हमको जिम्मेदारी निभानी होगी, साहित्य जगत के मित्रों हमको जिम्मेदारी निभानी होगी। विग्रह विच्छेद के व्याकरण की धज्जियां भी उड़ानी होगी, विग्रह विच्छेद के व्याकरण की धज्जियां भी उड़ानी होगी। एकता की जिल्द लिए पुस्तक नई छपवानी होगी,
एकता की जिल्द लिए पुस्तक नई छपवानी होगी, मौन रही जो वाणी अगर तो, मौन रही जो वाणी अगर तो, लेखनी तेज चलानी होगी। साहित्य जगत के मित्रों हमको जिम्मेदारी निभानी होगी। सत्ता के गलियारों में जारे मिथ्या शासन निष्क्रियता भारी, सत्ता के गलियारों में जारे मिथ्या शासन निष्क्रियता भारी। राजनीति की इस किताब को दीमक तिल तिल चाट रहे हैं, राजनीति की इस किताब को दीमक तिल तिल चाट रही है। संस्करण इसका बदलने की तैयारी भी कर लेनी होगी। साहित्य जगत के मित्रों हमको जिम्मेदारी निभानी होगी। आगे अब बस बढ़ना होगा, आगे अब बस बढ़ना होगा, नया इतिहास भी लिखना होगा। साहित्य के इस महायज्ञ में चेतना समाहित करनी होगी, साहित्य के इस महायज्ञ में चेतना समाहित करनी होगी। साहित्य सृजन के घृत अमृत से, साहित्य सृजन के घृत अमृत से चैतन्य अग्नि प्रज्वलित होगी। साहित्य सृजन के घृत अमृत से चैतन्य अग्नि प्रज्वलित होगी। काव्य जागृत है भाव चिरंतन, काव्य जागृत है भाव चिरंतन, अभिव्यक्ति समिधा सुगंधित होगी। साहित्य जगत के मित्रों हमको जिम्मेदारी निभानी होगी। चिंतन से शुरू हुई ये यात्रा, चिंतन से शुरू हुई ये यात्रा चैतन्य धाम तक ले जानी होगी, चैतन्य धाम तक ले जानी होगी। साहित्य जगत के मित्रों हमको जिम्मेदारी निभानी होगी। यही है मेरा आह्वान कि यदि आप साहित्य सृजन करते हैं, आप लेखनी के धनी हैं, तो आज भी देश को आपकी लेखनी की आवश्यकता है। आज भी इस जनमानस में, अपने आसपास के परिवेश में, जहां तक आपकी लेखनी चल सकती है, आपकी लेखनी की धार पहुंच सकती है, वहां तक जोश का प्रचार प्रसार कीजिए। स्वागत कीजिए एक नए भारत का, और कोशिश कीजिए कि हमेशा आने वाली पीढ़ी इस बात को समझ सके कि साहित्य और सृजन की यात्रा भी इस स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रही। आप सभी को देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आपके भी हाथों में तिरंगा होगा जहां भी आप कहीं जाएंगे, और यही कहेंगे कि मेरा भारत महान। नमस्कार।